so you look like your father. No, you look like your mother. आपने ये इंस्टेंसेस बहुत बार अपनी लाइफ में सुने होंगे कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है ये देखा जाता है कि वो किसके जैसा दिखता है, क्या वो ममा पे गया है या क्या वो पापा पे गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये रीज़न कि हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे डीएनए हमारे हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे में ट्रांसफ़र होते हैं, हमारे में इनहेरिट होते हैं। यही सारे क्वेश्चंस का आंसर आज के वीडियो में हम निकालेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले वी रिजेंबल आवर पेरेंट बिकॉज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। इट मीन्स कि एक जनरेशन का जो भी जीन्स हैं हमारे पेरेंट के पास, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू द डीएनए। इसीलिए हम कैसे दिखते हैं, हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, क्योंकि 50% जीन जो होता है वो मदर से ट्रांसफ़र होता है और 50% जीन जो है वो फादर से ट्रांसफ़र होता है। डीएनए एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो हमारे सेल के न्यूक्लियस में रहता है, और डीएनए ही क्या है, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है इसे। यानी कि हमारे जितने भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जीन्स चाहिए, डीएनए ही वो सारे जीन्स को कंट्रोल करता है, सारे जीन्स डीएनए ही रखता है। और जितने भी एक पर्सन के सर्वाइवल के लिए जीन्स चाहिए, चाहे वो आई कलर के लिए हो, चाहे वो हेयर कलर के लिए हो, या कोई मेटाबॉलिक जीन हो, वो सारे ही जीन किसके पास होते हैं, डीएनए के पास होते हैं। और जो जीन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। यानी डीएनए जो है, हेरिडिटरी मटेरियल जो है, वो आधा हमें किसके मिलता है, 50% हमें मदर से मिलता है और 50% हमें फादर से मिलता है। दिस इज़ द रीज़न कि हम रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स से। तो आइए देखते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही किस में आते हैं, न्यूक्लिक एसिड में आते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि वो बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स हम किन्हें बोलते हैं, जो छोटे छोटे मोनोमर से मिल के बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं। डीएनए जो होता है, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल लाइफ में डीएनए होता है हेरिडिटरी मटेरियल, और आरएनए किस में होता है, आरएनए कुछ कुछ वायरसेस में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, मोस्ट ऑफ द मान सकते हैं हम, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, और जो मोस्ट ऑफ द वायरसेस हैं उनका जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि डीएनए जो है वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है। इसका मतलब कि उसका मोनोमर होगा, तो किस मोनोमर से मिलके बनता है, वो बनता है न्यूक्लियोटाइड से। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जॉइन होके क्या बना देंगे, एक डीएनए का स्ट्रक्चर बना देंगे। तो हम देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड के अलावा भी और किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। न्यूक्लिक एसिड का मेन फंक्शन क्या होता है, वो स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि पहले के स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था, डीएनए जो होता है, आप इसको कैसे ध्यान में रख सकते हैं, एक चिप होता है। चिप में बहुत सारी चीज़ें हम एनकोड करके रख देते हैं। लाइकवाइज डीएनए में भी हर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वो पर्सन कैसा फिजिकली दिखेगा, फिजिकल अपीयरेंस, या जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं, वो कैसा दिखेगा, क्या उसमें कोई डिजीज़ होगी, क्या वो नॉर्मल होगा, ये सब कुछ का जो ब्लूप्रिंट आप बोल सकते हैं वो किस में स्टोर होता है, वो डीएनए में स्टोर होता है। अब हम ये देखते हैं, अभी जस्ट हमने देखा न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है और वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के बनाया जाता है। अब जब भी मैं न्यूक्लिक एसिड की बात यहाँ पे कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ डीएनए एज वेल एज आरएनए। मैं इन दोनों की ही बात कर रही हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे डीएनए के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आरएनए का स्ट्रक्चर और पूरी तरह से आरएनए की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो जो डीएनए है या जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमर हो गया न्यूक्लिक एसिड के लिए। अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, तो सबसे पहले तो हो गया बेस, उसके बाद शुगर जो कि डीएनए में अलग होगा, आरएनए में अलग होगा, और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन चीज़ से मिलके बनता है न्यूक्लियोटाइड।
यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई भी मैंने केमिकल फॉर्मूला इंक्लूड नहीं किया है, ये सिर्फ डायग्रामेटिक है। आप याद रख सकते हैं बेस, शुगर, फॉस्फेट, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब इसी न्यूक्लियोटाइड में से अगर फॉस्फेट ग्रुप को हम हटा दें तो इसे हम क्या टर्म दे देंगे? इसे हम टर्म दे देंगे न्यूक्लियोसाइड। इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड कब बोलेंगे? जब फॉस्फेट ग्रुप एडेड होगा। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों में ही बेस और शुगर कॉमन रहता है। डिफरेंस किसका होता है? फॉस्फेट ग्रुप का। अगर फॉस्फेट ग्रुप है तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमारे पास में 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। ये देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे अलग अलग हो सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड किस बेस पर अलग अलग हो सकते हैं? उनके अलग अलग बेसिस की वजह से। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो किस न्यूक्लियोटाइड में कौन सा नाइट्रोजनस बेस है उस हिसाब से हम नाम देते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप के हमें बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस देखने को मिलते हैं। पहला होता है प्यूरीन, जो कि होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। दूसरा होता है पायरिमिडीन, जो कि होता है सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला बेस जो होता है वो होता है प्यूरीन, जो कि होता है 2 रिंग वाले स्ट्रक्चर का, और दूसरा टाइप का जो हमें नाइट्रोजनस बेसिस देखने को मिलते हैं वो होते हैं पायरिमिडीन्स, जो कि होते हैं सिंगल रिंग वाले। अब प्यूरीन में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? गुआनीन, एडनीन, और पायरिमिडीन में क्या आता है? साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। जो एडनीन होता है और गुआनीन, ये आते हैं प्यूरीन में, प्यूरीन यानी कि 2 रिंग वाले स्ट्रक्चर में। और अगर हम बात करें पायरिमिडीन की, तो पायरिमिडीन में कौन कौन से आते हैं? साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल, ये तीनों ही आते हैं पायरिमिडीन में। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो आरएनए और डीएनए में कनेक्ट कैसे होते हैं? चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं? शुगर फॉस्फेट लिंकेज होता है उनके बीच में। और अगर स्पेसिफिकली हम चले जाएं केमिस्ट्री में तो उसे हम कहते हैं 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी कि न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए में कैसे जुड़ेगा? थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या था? डीएनए के स्ट्रक्चर में एक शुगर था जो कि डीएनए में अलग होता है, आरएनए में अलग होता है। अब सबसे पहले शुगर देख लेते हैं। डीएनए में कौन सा होता है? डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए में होता है राइबोज शुगर। तो जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है और राइबोज शुगर है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो H है सेकेंड कार्बन में, वहाँ डीऑक्सीराइबोज में हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें राइबोज में तो वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप लगा हुआ है। तो यही एक सिंगल डिफरेंस होता है जिसकी वजह से डिफरेंस आता है शुगर के स्ट्रक्चर में। आरएनए में कौन सा होता है? राइबोज देखने को मिलेगा, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज देखने को मिलेगा। डिफरेंस कहाँ है? सेकेंड कार्बन में डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम देखने को मिलेगा, और अगर आरएनए की बात करें तो सेकेंड कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा हमें। तो यही एक डिफरेंस है डीऑक्सीराइबोज शुगर में और राइबोज शुगर में। जो शुगर होता है न्यूक्लिक एसिड में वो कितने कार्बन का होता है? वो पेंटोज शुगर होता है, यानी कि उसमें 5 कार्बन एटम होते हैं, जिसकी काउंटिंग हम कैसे करते हैं? 1 2 3 ऐसे करते करते हम 5 तक काउंटिंग करते हैं। यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा, ये हो गया 1 2 3 4 और 5। और डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ और कहाँ पे है? सेकेंड कार्बन में डिफरेंस है। शुगर के बारे में तो हमने देख लिया। सेकेंड क्या होता है? फॉस्फेट होता है, और उसके बाद होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। अभी जिसके बारे में हम देख रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे आगे। जो हम बात कर रहे थे नाइट्रोजनस बेसिस की, तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, हमने देखा प्यूरीन और पायरिमिडीन। अब प्यूरीन जो होता है वो क्या होता है? 6-साइडेड रिंग अटैच टू अ 5-साइडेड रिंग। अभी जस्ट मैंने बताया कि 2 रिंग वाले होते हैं ये, जिसमें से एक जो होता है वो 6 कार्बन का होता है और एक जो होता है वो 5-साइडेड का होता है।
6 साइडेड रिंग होता है और एक होता है 5 साइडेड, यानी कि आपको ध्यान कैसे रखना है कि हर प्यूरिन में 2 रिंग होगा। और पायरिमिडीन में क्या होता है, पायरिमिडीन में सिर्फ ये 6 रिंग वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, 5 रिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी कि पायरिमिडीन सिंगल रिंग, प्यूरिन डबल रिंग। अब जो डीएनए और आरएनए है दोनों में 2 प्यूरिन होता है और 2 पायरिमिडीन होता है। तो प्यूरिन दोनों में क्या होता है, डीएनए और आरएनए की ही बात कर रही हूँ मैं, एडनिन और गुआनिन दोनों ही होता है। और अगर बात करें हम पायरिमिडीन की, तो पायरिमिडीन 3 होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, डीएनए में क्या होगा, डीएनए में होगा साइटोसिन और थाइमिन, और यूरेसिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें आरएनए में देखने को मिलेगा। यानी कि थाइमिन जो है, पायरिमिडीन का थाइमिन वाला बेस वो सिर्फ हमें डीएनए में मिलेगा। और अगर आरएनए की हम लोग बात करें तो आरएनए में क्या देखने को मिलेगा, टी की जगह यू मिलेगा। यू क्या है, यूरेसिल। तो ये भी एक डिफरेंस हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इंस्टेड ऑफ थाइमिन विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए, थाइमिन की जगह कौन सा बेस आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो कौन सा बेस होगा, यूरेसिल होगा। थाइमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होगा और यूरेसिल आरएनए में होगा। तो जो हमने बेसिस की बात की, ए, टी, जी, सी, ATGC आपको याद रखना है, ए फॉर एडनिन, टी फॉर थाइमिन, जी फॉर गुआनिन, सी फॉर साइटोसिन। तो ATGC किस में हमें देखने को मिलेगा, हमें डीएनए में देखने को मिलेगा। सेम इसी के जैसा एडनिन तो रहेगा एज इट इज, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, जी एज इट इज रहेगा, सी एज इट इज रहेगा। ये सब किस में देखने को हमें मिलेंगे, ये सब हमें देखने को मिलेंगे आरएनए में। यानी ATGC डीएनए में, AUGC आरएनए में। डीएनए का जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर था वो था फॉस्फेट ग्रुप। यानी हमने बात किया कि शुगर रहता है, नाइट्रोजनस बेसिस रहता है, और क्या रहता है, फॉस्फेट ग्रुप, तभी न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनता है। हमने पहले ही पढ़ चुका है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें से अगर फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट हो जाए तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो ये है फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है तभी जाके न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनता है। और फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच होगा वो हमेशा 5' कार्बन पे अटैच होगा। यानी अगर हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पहले देखा था तो ये वाला जो ग्रुप है यानी फॉस्फेट ग्रुप है वो कौन से कार्बन में लगेगा, वो C5 में लगेगा, यानी कि 5th कार्बन में लगेगा शुगर के। 5 कार्बन शुगर रहता है, अभी जैसे हमने पढ़ा पेंटोज शुगर, तो उसके 5th कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। इसलिए डीएनए स्टार्ट कहाँ से होता है, 5' से। ये देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में डीएनए का स्ट्रक्चर। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, ये है प्यूरिन बेसिक स्ट्रक्चर है, ये पायरिमिडीन। पायरिमिडीन आप देख सकते हैं सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, और प्यूरिन में जैसे कि हमने देखा 6 साइडेड रिंग एक होता है, और ये इधर पेंटोज 5 रिंग स्ट्रक्चर है। तो प्यूरिन में कौन कौन से आए थे, एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन जो कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए में रहता है, और यूरेसिल जो कि सिर्फ हमें आरएनए को देखने को मिलता है, यानी कि थाइमिन का सब्सटीट्यूट होता है यूरेसिल। तो ये सब स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछा जा सकता है। आप ये याद रख लीजिए कि प्यूरिन डबल रिंग होता है, पायरिमिडीन सिंगल रिंग होता है, और कौन कौन से बेसिस हैं जो प्यूरिन में आते हैं, कौन कौन से बेसिस हैं जो पायरिमिडीन में आते हैं। कभी कभार स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं कि एडनिन का स्ट्रक्चर ही डायरेक्टली आपको दे सकता है। अगर बहुत इजी क्वेश्चन अगर आप मान के चले इसको तो ये इजी ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके लिए क्या याद रखना होगा, स्ट्रक्चर। कई बार स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर देखिए पूछा जाएगा कि ये कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, तो इस पूरे डायग्राम से ही क्वेश्चन आ सकता है। अब कुछ और डिटेल देख लेते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे मैंने आरएनए का स्ट्रक्चर भी लगाया ताकि थोड़ा सा कंपेयर हो। अब डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है, यानी कि जो एक डबल हेलिक्स होता है डीएनए, इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये क्या है, डीएनए डबल हेलिक्स। हमेशा डीएनए को क्या बोला जाता है, डबल हेलिक्स, यानी कि 2 हेलिसेस रहते हैं उसमें। और अगर हम बात करें तो पहला जो स्ट्रैंड होता है, अगर जो ये वाला, मैं दूसरे कलर से उसको हाईलाइट करती हूँ ग्रीन से, ये वाला जो है अगर पहला वाला, वो किस डायरेक्शन में चलेगा, वो 5' to 3' में चलेगा। तो इसका जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है ये वाला, वो कैसे चलेगा, वो इसका एंटी पैरेलल यानी कि इसका ऑपोजिट हो जाएगा, 3' to 5'। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या चीज़ याद रखनी है, डबल हेलिक्स। उसके बाद क्या याद रखना है हमें, मैंने बताया था कि 5th कार्बन पे क्या लगा होता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो 5th कार्बन पे क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया।
अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एडेनिन रहता है वो बाइंड करता है थाइमीन से, यानी कि पहले जो स्ट्रैंड है उसमें अगर थाइमीन लगा हुआ है तो वो दूसरे स्ट्रैंड के किस नाइट्रोजनस बेस से बाइंड होगा, एडेनिन से, या फिर वाइज वर्सा, यानी कि एडेनिन थाइमीन से बाइंड होगा, थाइमीन एडेनिन से बाइंड होगा। और जो गुआनिन है वो किससे बाइंड होगा, वो बाइंड होगा साइटोसिन से। तो आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि प्यूरिन जो है वो पायरिमिडीन से बाइंड होता है। एडेनिन किस में आता था, एडेनिन और गुआनिन क्या है, ये प्यूरिन है, और थाइमीन और साइटोसिन क्या है, ये पायरिमिडीन है। तो प्यूरिन किससे बाइंड किया, पायरिमिडीन से। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ इसको कि यहाँ पे आप जो देख सकते हैं टी और ए, टी क्या है, टी यानी थाइमीन, थाइमीन क्या होता है, थाइमीन होता है पायरिमिडीन, और वो बाइंड होगा एडेनिन से। ठीक उसी तरह गुआनिन बाइंड होगा साइटोसिन से, और ऐसे करके पूरे स्ट्रैंड में बाइंडिंग होते जाती है। अब जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एडेनिन जब बाइंड होगा थाइमीन से तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होगा, यानी 2 मॉलिक्यूल्स को एक साथ बाइंड होने के लिए, जुड़ने के लिए कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड लगता है। तो कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि डीएनए का स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ अच्छे से अगर आपको याद रखना है तो बेसिक पॉइंट्स को छोटे छोटे करके लिखते जाइए अपने नोट्स में। हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड, डीएनए के स्ट्रक्चर में जो बेसेस होती है उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक बॉन्डिंग होती है। तो जो एडेनिन है वो थाइमीन से बाइंड होगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे, और वही जी अगर बाइंड होगा यानी गुआनिन बाइंड होगा साइटोसिन से तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, टी और ए पेयर होंगे तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जी और सी पेयर होंगे तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। अब अगर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, आप खुद ही सोचिए, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ए और टी को हमें तोड़ना है तो हमें कम टेम्परेचर देंगे तो भी अलग हो जाएंगे एडेनिन और थाइमीन। लेकिन जी और सी की बात करें तो उसमें 3 बॉन्ड है, यानी कि वो और भी ज़्यादा टाइटली जुड़े हुए हैं, तो उसमें हमें एनर्जी कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है, जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड शुगर फॉस्फेट बैकबोन से कैसे जुड़ता है, फॉस्फोडाइएस्टर से। तो 5' फॉस्फेट होता है और 3' में क्या जुड़ा होता है, OH ग्रुप जुड़ा होता है। तो क्या हो गया, 5' फॉस्फेट, 3' OH। और डीएनए में क्या होता है, डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या चीज़ नहीं होता है उसमें, ऑक्सीजन सेकेंड कार्बन में नहीं होता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है कि सिर्फ H है, और वहीं अगर हम बात करें डीऑक्सीराइबोज की तो यहाँ देखिए यहाँ पे OH लगा हुआ है सेकेंड कार्बन में। यही डिफरेंस है राइबोज शुगर में और डीऑक्सीराइबोज शुगर में। तो आई होप कि ये वाला जो डायग्राम है वो आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो जितना अगर नहीं भी आया है समझ तो आप इस वीडियो को स्लो पेस में थोड़ा सा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं और रिपीट कर देती हूँ। 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में इस टाइप से, यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्शन, एक है 5' to 3' डायरेक्शन में और एक उसका जस्ट ऑपोजिट है क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं वो। और थाइमीन और एडेनिन के बीच में पेयरिंग जब होगी तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जी और सी के बीच में पेयरिंग होगी तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, और आरएनए में क्या होता है, राइबोज शुगर होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप और ऐसी वीडियोस मुझसे देखना पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी अपने सजेशन लिख सकते हैं, या आप किसी भी तरह से कुछ बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।